हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। हम कर रहे थे डिस्कस आरबीसी क्वेश्चन बैंक सीरीज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021, राइट। सो हम डिस्कस कर रहे थे मेजर क्वेश्चंस को। मेजर क्वेश्चन जो 4 नंबर का आता है, ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में लास्ट के 3 क्वेश्चंस का स्लॉट मिलेगा, जिसमें 4-4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको 3। इस बार 2021 में एक अच्छा सा एक पॉइंट है कि आपको एक क्वेश्चन में 3 ऑप्शन मिलेंगे, और फिर एक ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन। तो आपके पास एक क्वेश्चन में 3 चॉइसेस होंगी। आप उस 3 चॉइसेस में से एक सेलेक्ट करोगे, जो आपको अच्छे से आता हो वो आप करोगे। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के पूरा करना है इसको। क्वेश्चन रीड करोगे ढंग से, जितने उसमें पूछा गया है उतने पार्ट्स आपको लिखने हैं। 4 नंबर आपको पूरे लेने हैं। तो पूरे 4 मार्क्स सही हैं तो उसका जो सेक्शन डिवीज़न है मार्क्स का, वो ध्यान से पढ़ें। वो सारे डिविजन्स को अगर आपको ढंग से आता है करना तो ही आप उस क्वेश्चन को करें, अदरवाइज सेकंड चॉइस पे चले जाएं, उसके भी डिविजन्स को पढ़ें। 1 1 1 1 तो 4 पार्ट में आपको लिखना आता है तो वो करें, नहीं तो उसके नेक्स्ट चॉइस में चले जाएं, उसमें हो सकता है 1 + 2 + 1 हो। तो जैसा आपको सारे डिविजन्स या सारे पार्ट्स उसके आते हों, ये क्वेश्चन के जितने पार्ट्स उसमें दे रखे हैं सारे अच्छे से आते हों, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन डी में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 11 तक। अब 12th में देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में रेक्टेंगुलर लूप इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ईएमआई पे आ गए थे हम, ईएमआई का क्वेश्चन कर रहे थे। इन अनइवन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक रेक्टेंगुलर लूप कांस्टेंट स्पीड से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। फाइंड द एक्सप्रेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट, प्रूव दैट इट फॉलोज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। तो पार्ट्स देखो इसका, एक तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, फिर निकालना है करंट, फिर निकालना है, फिर हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो 1 नंबर का ईएमएफ निकालना, 1 नंबर का करंट निकालना, और 1 नंबर का है आपका 2 नंबर का है यहाँ पे कंजर्वेशन प्रूव करना। तो आपका अगर ये तीनों पार्ट अच्छे से आते हैं तो ही आप करें, नहीं तो आप नेक्स्ट में चले जाएं। बहुत अच्छा चांस है कि आपको 3-3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो तीनों में से जो अच्छा हो वही आप करेंगे। तो इसमें रेक्टेंगुलर लूप देखो, रेक्टेंगुलर लूप है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। तो ये आ गई रेक्टेंगुलर लूप, ये है रेक्टेंगुलर लूप, ये वाला ABCD, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड जो नॉन यूनिफॉर्म है, अनइवन लिखा है नॉन यूनिफॉर्म। B1 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, आगे B2 थोड़ा सा इससे लेस मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो कॉइल थी ABCD, ये पहले जो कॉइल थी फर्स्ट, ये कॉइल पहले ABCD जो कॉइल है ये पहले यहाँ पर थी। ये A, B, C और D ये कॉइल है, ठीक है। इसको कांस्टेंट स्पीड से V से मूव कर रहे हैं, तो V से मूव कर रहे हैं तो ये नेक्स्ट पोजीशन जो इसकी आ जाएगी A', ये रहा A', B', C' और D', ठीक है। ये जो रेक्टेंगल कॉइल है इसकी लेंथ L है, विड्थ B है। अब ये शिफ्ट होती है V स्पीड से नेक्स्ट पोजीशन पे। टाइम टेकन है इसका ΔT, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी ΔX V ΔT, राइट। सो अगर आप देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमें निकालना है, क्योंकि हमें EMF निकालना है। ये फैराडे सेकेंड लॉ पर बेस्ड है। फैराडे सेकेंड लॉ, EMF होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, राइट। तो फ्लक्स की हम बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कॉइल के V स्पीड से मूव करने से डेफिनेटली फ्लक्स में चेंज इसमें आएगा। कितना मूव हुआ, डिस्टेंस हमने निकाली ΔX V ΔT। V इसकी स्पीड है, V इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है जिससे कॉइल मूव करती है, वेलोसिटी ऑफ कॉइल कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब आप देखोगे ध्यान से, तो ये कॉइल जब इधर शिफ्ट होगी, इधर एंटर कर रही है B2 में, तो फ्लक्स वहाँ पर ये जो B2 फ्लक्स है, B2 मतलब B2 मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्लक्स होगा ये होगा φB2। ये फ्लक्स इंक्रीज होगा, हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में कितना इंक्रीमेंट होगा वो देखो, इंक्रीज इन फ्लक्स होगा φB2 या φ2 कह दूं, φ2 इंक्रीज इन φ2 की वैल्यू होगी B2 ΔA। B2 ΔA जो एरिया दिख रहा है आपको, शेडेड एरिया, इतना एरिया हमने शिफ्ट किया तो ये लिख दिया मैंने B2 ΔA, ठीक है। ये भी ΔA होगा, ये भी ΔA है, चेंज इन एरिया, ये भी ΔA होगा, एरिया में जो चेंज कर रहे हैं। तो फ्लक्स जो इंक्रीज होगा
वो होगा B2 मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना एरिया यहाँ पे बड़ा, वो है डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा ए की बात करें तो एरिया भी तो लिख सकते हैं हम, एरिया डेल्टा ए, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है v, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो है डेल्टा x, और लेंथ कितनी है l, तो एरिया होगा l इंटू डेल्टा x, ये एरिया होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन फ्लक्स हो गया, B2 डेल्टा है। अब B1 से दूर जा रहा है तो डिक्रीज इन फ्लक्स भी निकाल लें, तो डिक्रीज इन फ्लक्स निकाल लो, तो डिक्रीज इन फ्लक्स ये आ जाएगा phi1, ये होगा B1 डेल्टा है। तो इतना फ्लक्स कम हुआ, इतना फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फिर फ्लक्स डिक्रीज हुआ, तो आप चेंज इन फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स निकालें, चेंज इन फ्लक्स अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा, इंक्रीज कितना हुआ phi2, डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज मतलब ये घट गया, बड़ा कितना phi2, घटा कितना phi1, तो ये आएगा चेंज इन फ्लक्स। तो डेल्टा फाई की वैल्यू लिखें तो phi2 की वैल्यू यहाँ से लिखनी, phi1 की वैल्यू यहाँ से लिखनी, तो मैं लिख सकता हूँ B2 माइनस B1 डेल्टा A। ठीक है, और डेल्टा A की वैल्यू होती है B2 माइनस B1, डेल्टा A की वैल्यू होगी L डेल्टा X, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू आ गई B2 माइनस B1 L डेल्टा X, राइट। सो फ्लक्स में चेंज आ गया। अब अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ, क्योंकि हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यूजिंग फैराडेज सेकेंड लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ EI इक्वल्स टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फाई की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस के साथ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आती है, देखो माइनस डेल्टा फाई की वैल्यू पुट करोगे, ये आएगा B2 माइनस B1 L डेल्टा X अपॉन डेल्टा T, राइट। सो अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो ये माइनस B2 हो जाएगा, ये आ जाएगा B1 माइनस B2 L डेल्टा X। डेल्टा X की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ पे, कितनी है, डेल्टा X की वैल्यू होती है V डेल्टा T, ये हम पुट करते हैं, डेल्टा X इक्वल्स टू होता है V डेल्टा T, यहाँ पुट कर देते हैं V डेल्टा T, और यहाँ पे डिवाइड भी डेल्टा T से हो रहा है, तो डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ गई। सबसे पहला एक नंबर आपको यहाँ मिल गया कि आपने E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकाल ली, B1 माइनस B2 L इंटू V, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। ठीक है, फिर हमें निकालना है इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट तो आप इजीली निकाल सकते हो, लिखोगे इंड्यूस करंट इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो ये आएगा इंड्यूस करंट B1 माइनस B2, ठीक है, LV अपॉन R, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये करंट इस रेक्टेंगुलर कॉइल में फ्लो होता है, राइट। तो ये करंट फ्लो होगा B1 माइनस B2 LV अपॉन R। ठीक है, तो अगर ये करंट फ्लो होता है इसमें, तो अब हम क्या करें आगे, ये तो अपने एक नंबर यहाँ तो मिल गया है, राइट। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, तो ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू याद रखें, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, इसकी वैल्यू है B1 माइनस B2 LV अपॉन R। अब मैं इसका दोबारा डायग्राम बनाऊँ कि मुझे प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल थी, मैग्नेटिक फील्ड तो था ही सही, मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ये B1 था इस साइड, ये B1 है और ये B2 है थोड़ा सा लेस, ठीक है, और इसमें थी आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, A B C और D। ठीक है, इसमें आपने करंट फ्लो किया, करंट आपने देखा, करंट का जो वैल्यू आई करंट वो फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, अब करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो आप देखोगे करंट की डायरेक्शन, इससे करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल्स, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन निकाल लें इसमें,
तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, करंट इस तरह से आएगा। ठीक है, ये करंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है BIL। ठीक है, तो BIL, तो यहाँ पर जैसे AB वायर है, AB वायर पे फोर्स लगा F1 की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो F1 की वैल्यू आएगी B1, करंट फ्लो हो रहा है I, B1 तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट क्या फ्लो होता है I, और लंबाई इसकी लेंथ कितनी है, L ली थी तो L ले लिया हमने। ठीक है, तो F1 जो लगेगा इस साइड में लगेगा, ये भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्शन क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड। ठीक है, F1 BIL टुवर्ड्स लेफ्ट। ये कैसे निकाला हमने, फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड पाम रूल से। तो राइट हैंड पाम रूल, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, फोर्स इधर लगेगा, ये F1 आ गया। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इस पर फोर्स भी अपोजिट लगेगा, इधर ये आ गया F2। ठीक है, तो F2 अपन इस पे ले लेते हैं, इधर फोर्स लगेगा F2 ऊपर की तरफ, यहाँ फोर्स लगेगा F3 और यहाँ फोर्स लगेगा F4। तो F2 F4 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, F1 F3 की वैल्यू देखेंगे ना हम, अगर F3 की वैल्यू देखोगे तो ये B2IL आएगा। अब बिकॉज B1 B2 डिफरेंट है तो ये फोर्स भी क्या होगा, फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा, F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा। फोर्स कौन सा बड़ा है, F1 इज ग्रेटर देन F3 होगा सर, F3 से बड़ा है F1 क्योंकि B1 बड़ा है B2 से, राइट। सो नेट फोर्स अगर आप देखोगे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स इक्वल अपोजिट फोर्स है, F1 F3 इक्वल हैं, सॉरी अपोजिट फोर्स हैं, इक्वल नहीं है, अनइक्वल फोर्स है, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, F1 माइनस F3 से। ठीक है, तो F1 नेट फोर्स आ गया B1 माइनस B2 I और L, ये आ गया नेट फोर्स। ठीक है, तो इतना फोर्स इस पर लग रहा है, इतना फोर्स इस कॉइल पर लगता है, इन विच डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स बड़ा कौन सा F1 है, तो F1 किस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट में, राइट में लग रहा है F3 जो कम होता है, तो नेट फोर्स बचा B1 माइनस B2 IL लेफ्ट साइड में, डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फोर्स है, ये आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल पर लगता है। ठीक है, अब आप सोचो इस कॉइल को अगर कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो इतना ही फोर्स आपको एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो हम आगे लिखते हैं एक्सटर्नल फोर्स टू मूव दिस कॉइल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा जितना नेट फोर्स इस पर लगा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमारे पास नेट फोर्स के इक्वल आ जाएगी, और फोर्स तो आपको इसको मूव करने में जो आपने वर्क किया, वर्क डन जो आपने किया, W डेल्टा W निकालें, वर्क डन जो आएगा वो आएगा फोर्स जो आपने लगाया इसको मूव करने के लिए इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x। ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू आपको पता है, यदि नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा W ये आएगा B1 माइनस B2 IL। ठीक है, B1 माइनस B2 IL इंटू डेल्टा x, IL इंटू डेल्टा x। ठीक है, और I की वैल्यू आपको पता है तो वो पुट कर लें I की वैल्यू, तो I की वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये है B1 माइनस B2। ठीक है, I की वैल्यू क्या थी, B1 माइनस B2 L डेल्टा x, B1 माइनस B2 L डेल्टा x था। करंट की वैल्यू लिखी थी मैंने, B1 माइनस B2 L V था, LV अपॉन R इंटू डेल्टा x आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका वर्क डन जो आपने इस कॉइल को मूव करने के लिए किया। अब B1 माइनस B2 है तो B1 माइनस B2 का स्क्वायर कर लेते हैं, B1 माइनस B2 का स्क्वायर कर लेते हैं, और डेल्टा x की जगह लिख सकते हैं, आपको पता है V डेल्टा T। सो डेल्टा W की वैल्यू फाइनली लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा, B1 माइनस B2, इसका तो हो गया स्क्वायर, L की जगह L लिख दिया, V, और डेल्टा x की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा x की जगह लिखोगे डेल्टा x, हमने शुरू में लिखा था डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होती है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू टाइम,
अपॉन रेजिस्टेंस, ये है R। R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो ये वर्क डन आया हमारे पास, ये वर्क डन हमने किया उस कॉइल को मूव करने के लिए। सो डन वर्क जो आएगा वो ये आएगा। अब ये वर्क डन जो है आपको प्रूव करना है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब वर्क भी क्या होगा? जब वर्क होगा तो एनर्जी स्पेंड होगी। तो ये जो एनर्जी आपने स्पेंड की इन फॉर्म ऑफ वर्क, ये एनर्जी गई कहाँ, इसी को आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो एनर्जी गई कहाँ, उसके लिए हम देखें इस रेक्टेंगल कॉइल में करंट फ्लो हुआ, तो करंट फ्लो होने से इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल, जो रेक्टेंगल कॉइल है इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होती है? तो हीट की वैल्यू निकालें डेल्टा H, हीट आती है I स्क्वायर R डेल्टा T। ठीक है, I स्क्वायर R डेल्टा T, ये हीट का बेसिक फॉर्मूला है जूल्स लॉ से। तो अगर मैं हीट निकालूँ, यहाँ पर मैं I की वैल्यू पुट करके हीट निकालता हूँ यहाँ पर, और तो इक्वेशन है नहीं हमारे पास, ये आ गई फोर्स, नेट फोर्स की। फिर हमने निकाल दिया वर्क डन, इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमें हीट चाहिए, तो हीट का फॉर्मूला हम लिखें, तो हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी? हीट डेल्टा H इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा T। तो I की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ पर, ये रहा I। ठीक है, तो I यहाँ पर I स्क्वायर R डेल्टा T होता है। तो हमारे पास इंड्यूस करंट है, तो इंड्यूस करंट ले लेंगे I स्क्वायर R डेल्टा T। ठीक है, तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी? I स्क्वायर R डेल्टा। तो I की वैल्यू हमने पुट की थी यहाँ पर, ये रहा I, और ये है I की वैल्यू B1 माइनस B2 LV अपॉन R। ये आप यहाँ पे पुट कर सकते हो स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर के साथ पुट कर देते हैं। तो B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे साथ में क्या है? R डेल्टा T। ठीक है, सो हमारे पास क्या वैल्यू मिली? देखो, L स्क्वायर V स्क्वायर R डेल्टा T। ठीक, अब आप ध्यान से देखो क्या कैंसिल हुआ इनमें से, आपस में क्या कैंसिल हो रहा है? R से R कैंसिल हुआ, ये R इस R से कैंसिल हो जाएगा। तो हीट, डेवलप्ड हीट की वैल्यू आ जाएगी B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T अपॉन R। ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है वर्क डन, इक्वेशन नंबर 2 है हीट प्रोड्यूस इन दैट कॉइल। अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 1 है B1 माइनस B2 का स्क्वायर L V स्क्वायर डेल्टा T। ठीक है, अपॉन R, वहाँ पर आ गया B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T। तो यहाँ पर F L डेल्टा X हो गया, B1 माइनस B2, हाँ L डेल्टा X। तो ये जो I की वैल्यू पुट की, तो एक डेल्टा X लिखा हमने यहाँ पर, I की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, और ये क्या है? L भी है और डेल्टा X भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर L स्क्वायर होता है। ठीक है, तो डेल्टा W की क्या वैल्यू है? B1 माइनस B2 का स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T, और यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू भी क्या है? B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर डेल्टा T अपॉन R। इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखोगे, दोनों वैल्यू कैसी है? इक्वल है। सो एट लास्ट आप लिख दोगे इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2, दैट मीन्स वर्क डन to move this rectangular coil is adjust या is settled या equals to amount of heat produced in that coil. That means energy is conserved in this case. ठीक है, इस तरह से आपको प्रूव करना है। नीचे इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2 लिखोगे, वर्क डन इक्वल्स टू हीट जनरेटेड इन दैट कॉइल, और हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये है आपका मेजर क्वेश्चन एक। अगला देखो नेक्स्ट, इसमें बोला है रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड a एरिया इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द इंड्यूस्ड करंट। ड्रॉ द ग्राफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद टाइम। ओवर टाइम की जगह क्या है? विद टाइम है। ठीक है, टाइम और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। राइट, सो आपको समझ में आ गया कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, n टर्न्स है, a एरिया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है। तो मैं इसका सिंपल सा आपको डायग्राम बताऊं। एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है, जो वैल्यू है, ये है आपकी ऑल्टरनेटिंग डायनमो की। एसी डायनमो जो होता है उसकी ये इक्वेशंस हैं, उसकी केस है, उसकी कंडीशंस हैं। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है,
जिसको ओमेगा से रोटेट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड बी में, ठीक है, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स n है और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एरिया a है, राइट। तो आप सोचें ध्यान से कि अगर ये टर्न होती रहेगी कॉइल तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल भी कह सकते हो, राइट। अब बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ है, साउथ है, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है, फाई इक्वल्स टू होता है बी डॉट ए, यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यहाँ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पे फ्लक्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी, फाई की वैल्यू पुट करें यहाँ से, ये सेकेंड इक्वेशन है, फाई की वैल्यू क्या है, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन डी टी, राइट। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन करना है, माइनस है बाहर, बी ए बाहर ले लिया, अच्छा फ्लक्स की वैल्यू लेंगे एन बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स भी तो गिवन है तो यहाँ पे लिख दिया एन बी ए, ठीक है, तो माइनस एन बी ए तो हमने बाहर ले लिया। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करें तो डिफरेंशिएशन आएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, कॉस ओमेगा टी का होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, कर दिया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आएगी प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये है इंड्यूस्ड, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आ गया। और इसमें इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो आगे जो वैल्यू लिखी है प्लस एन बी ओमेगा, इसको लिख देते हैं ई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है जो यहाँ पर जनरेट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो पूछा है करंट, इंड्यूस करंट, तो हमेशा इंड्यूस ईएमएफ आने के बाद करंट निकालने में कोई परेशानी, कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करोगे, रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ई नॉट अपॉन आर को मैं लिख दूंगा आई नॉट, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया इंड्यूस करंट, ठीक है। ये इंड्यूस वोल्टेज, ये इंड्यूस करंट, राइट। उसके बाद लास्ट में से बोला है ड्रॉ द ग्राफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ टाइम, यहाँ पर विथ टाइम या वर्सेस टाइम लिख सकते हो, विथ टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, बिकॉज आपको दिख रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ईएमएफ और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। यहाँ आ गया फंक्शन साइन ओमेगा टी, तो साइन कर्व आप सबको पता है, साइन कर्व कैसे बनता है, साइन कर्व 0 से स्टार्ट होगा, इस तरह से आएगा साइन कर्व, तो हमें बनाना है ग्राफ, तो साइन कर्व में ग्राफ में बना के दिखाता हूँ आपको। ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये है टाइम, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम तो साइन के साथ वेरी करता है, तो ग्राफ इस तरह से वेरी करेगा साइन के साथ, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी, ई नॉट, पीक वैल्यू ई नॉट है जो t/4 पर मिलती है, और ये है t/2 और यहाँ पर आएगा t, ठीक है। अगर ग्राफ एक साइकिल भी बनाओगे तो भी चलेगा, पहले ईएमएफ पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस ई नॉट है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस ई नॉट है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, जो साइन कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ इसमें, तो एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एस्टेब्लिश द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ फ्लैट सर्कुलर, फ्लैट की जगह यहाँ पे होगा प्लेन, फ्लैट नहीं है प्लेन सर्कुलर कॉइल, प्लेन सर्कुलर कॉइल है,
ठीक है, क्या है, प्लेन सर्कुलर कॉइल है, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, ये भी EMI का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैसे, देखो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा, सपोज करें कॉइल है, ये कॉइल है, राइट। इस कॉइल में हम किसी बैटरी से करंट फ्लो करते हैं आफ्टर प्रेसिंग द की, आफ्टर क्लोजिंग द की। तो जैसे आप की क्लोज करते हो, की जब तक की ओपन थी करंट की वैल्यू 0 थी, तो की क्लोज करती करंट 0 से बढ़कर शुरू होगा और अपनी मैक्सिमम करंट, ये बैटरी मैक्सिमम करंट I0 फ्लो कर सकता है। तो जैसे ही हमने की क्लोज करते ही करंट क्या होता है, 0 से अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाने के लिए तैयार होता है, करंट बढ़ना शुरू होता है, करंट इंक्रीज होना शुरू होता है। अब जैसे करंट इंक्रीज होगा, इस कॉइल में करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक लाइंस भी बढ़ेंगी, करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और आपको पता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF इंड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF इंड्यूस होता है। तो ये कॉइल है, इसके अंदर करंट को चेंज करने से अगर इसके फ्लक्स में चेंज होकर अगर इसमें EMF इंड्यूस होता है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, राइट। सेल्फ इंडक्शन इसी फिनोमेना को कहते हैं। डेफिनेशन ये है, इसकी इस तरह से लिख सकते हैं, सेल्फ इंडक्शन, व्हेन करंट इन अ कॉइल चेंजेस the magnetic flux linked with the coil also changes, hence EMF is induced in the coil. This phenomena is known as self induction. This phenomena is known as self induction, right? अब इसमें आगे चलें तो सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट देखो क्वेश्चन का, पूरा क्वेश्चन करना है कंप्लीट। डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, L को डिफाइन करना है, सेल्फ एक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को L कहते हैं। फिर एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ फ्लैट या प्लेन सर्कुलर कॉइल, एक प्लेन कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो आगे करते हैं, देखो इसमें सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन के बाद हम बात करेंगे फ्लक्स की। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फाई जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। फ्लक्स क्योंकि करंट में चेंज कर रहे हैं, ये करंट है, करंट चेंज I, तो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाई। तो करंट और फाई, फ्लक्स और I दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट में चेंज होगा तो फ्लक्स में डेफिनेटली चेंज आएगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो फाई इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है L क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस। L क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस है, या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हैं। अब हमें L को डिफाइन करना है, तो L इक्वल्स टू क्या होगा, फाई अपॉन I। डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ I इक्वल्स टू 1 एम्पियर, I को आप पुट कर दो 1 एम्पियर, तो जैसे I 1 एम्पियर पुट करोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई आ जाएगी। L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई, ठीक है। दैट मीन्स सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करना है। तो इतना लिखने के बाद अब हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो L क्या होता है, L इक्वल्स टू फाई, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स। लिखा आपने, L इक्वल्स टू क्या होगा, फाई, मगर कब फ्लक्स के इक्वल होगा, इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन current passes through the coil, when current passes through the coil is 1 ampere, is unit ampere। यहाँ current passes through the coil is unity या यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने फ्लक्स को डिफाइन किया। तो फ्लक्स की यूनिट भी आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हो हेनरी। अब हमें चाहिए फ्लक्स किसके लिए, एक सर्कुलर कॉइल के लिए। सर्कुलर कॉइल का फ्लक्स लिखना है, सॉरी सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हमें लिखना है। तो सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस लिखने के लिए फर्स्ट पार्ट क्या था, सेल्फ इंडक्शन, सेकेंड में क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करो। थर्ड में क्या है, सर्कुलर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू लिखनी है। तो L इक्वल्स टू होता है, L लिखने के लिए हमेशा फाई अपॉन I का फॉर्मूला काम में लेंगे, ठीक है। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और सर्कुलर कॉइल में I करंट फ्लो हो रहा है, इसका फ्लक्स
लिखेंगे, डिवाइड बाय आई करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगा। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, फ्लक्स होता है NBA अपॉन आई, फ्लक्स होता है NBA अपॉन आई। और B ड्यू टू सर्कुलर कॉइल वो आपको पुट करना है इसमें। B ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना होता है पता है आपको? B ड्यू टू सर्कुलर कॉइल होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये आएगा B की वैल्यू, N ये है B की वैल्यू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, और यहाँ पे आ जाएगा A डिवाइड बाय क्या है I, डिवाइड बाय क्या था? I था, ठीक है। तो I से डिवाइड करेंगे तो I से I क्या होगा? कट जाएगा, I से I तो कट गया। और एरिया ऑफ द कॉइल क्या होता है? एरिया ऑफ द कॉइल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास L की वैल्यू मिल गई, L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2, ये आ गया सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात मैंने आपको बता दी कि मेन सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे निकालते हैं, बट आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आपको ये डिस्क्राइब करोगे, एक्सप्लेन करोगे, आपको बोला है कैलकुलेट करो, तो उसको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन को अच्छे से। जैसे आपने डायग्राम बनाया तो आपको पता है, जैसे डायग्राम हम बोलते हैं हमेशा लेवल डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में जो यूज़ होने वाली क्वांटिटीज़ है उसको भी लिखो। तो सब चीज़ें आपको लिखनी है। मेन चीज़ मैंने आपको बता दी, कहानी कहते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 4 लाइनों की कहानी हमें लिखनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी बना के, डायग्राम देखकर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो लाइन एज इट इज़ लिखनी है, ठीक है। जो लाइन आपको समझ में आए, जो आपको डायग्राम देख के समझ में आता है वो लिख सकते हो। हमने कई बार लिखी है, लेट अस कंसिडर अ सर्कुलर कॉइल विच हैविंग n टर्न्स एंड रेडियस r, I current is flowing in that coil and the self inductance of this coil is L and the magnetic flux linked with that coil is phi, right? So ये सब लिख सकते हो, फिर आगे इसको कंटिन्यू करोगे। जो भी क्वांटिटी आप यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब या उसको एक्सप्लेन करनी है कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी, व्हाट इज़ R, व्हाट इज़ I, व्हाट इज़ N, व्हाट इज़ A, ये सब आपको वहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो। मेन चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, एग्जामिनर यहाँ पर इतना चेक करने के बाद फाइनल नंबर आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर बोला व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम सेल्फ इंडक्शन है, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है। कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस अकेली कॉइल का होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है बिटवीन टू कॉइल्स। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस था सेम टू सेम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, बट इसके लिए आपके पास 2 कॉइल्स होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट कॉइल ही हो गई, इसमें आप करंट फ्लो करते हो, इसमें जैसे करंट क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा 0 टू I नॉट, आपको पता है 0 से शुरू होकर अपने मैक्सिमम करंट तक जाना चाहेगा, ठीक है। तो इसके फ्लक्स में चेंज होगा, राइट, इसके फ्लक्स में चेंज होगा, इसके फ्लक्स में चेंज होगा, इसमें EMF इंड्यूस होता है, इसको तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। मगर इसके फ्लक्स में चेंज हो गए, इसके करंट में चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक लाइंस पास में रखी दूसरी कॉइल से भी तो लिंक हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस इससे लिंक हुई है तो पास वाली कॉइल से भी लिंक हो सकती है। तो फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल के करंट में चेंज होने की वजह से सेकेंड कॉइल, नेबरिंग कॉइल, पड़ोस में रखी दूसरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इसमें भी EMF इंड्यूस होगा, ठीक है। इसमें भी EMF इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होगा। इसमें EMF इंड्यूस होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, मगर नेबरिंग कॉइल में अगर EMF इंड्यूस होता है इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इजी है, ठीक है। तो हमने सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिखी थी, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ 2 नेबरिंग कॉइल्स ड्यू टू विच चेंज इन करंट इंड्यूस्ड EMF। इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। चेंज इन करंट इन वन कॉइल, चेंज इन करंट इन वन कॉइल, EMF, change in current in one coil induces EMF in second coil, in another coil या second coil लिख सकते हैं, in another coil या neighboring coil भी लिख सकते हैं, in another coil,
ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए आप देखो, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, तो फाई एस आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। यहाँ एस सेकेंडरी है, आई पी पी प्राइमरी है, सो फाई एस जो होगा, फाई एस की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू आई पी लिखी, तो फाई एस की वैल्यू जो होगी, फाई एस इक्वल्स टू आ जाएगा एम आई पी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एम आएगा, वेयर एम इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, एम, राइट। तो एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब एम को डिफाइन करना है अगेन, तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई एस अपॉन आई पी। तो वही डिफाइन करने का वही तरीका है, इफ आई पी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, आई पी इक्वल्स टू 1 एम्पियर, देन एम इक्वल्स टू क्या होगा, फाई एस। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन डिफाइन किया, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करेंगे। सो इट इज इक्वल्स टू फ्लक्स linked with secondary coil, flux linked with secondary coil when current passes through primary coil, when current passes through in primary coil is 1 एम्पियर is unity, या यूनिट लिख सकते हो, ठीक है, passes through primary coil is unit। सो अगर आई पी 1 होगा तब एम की वैल्यू जो होगी फाई एस के इक्वल होगी, तो हमने डिफाइन कर दिया, इट इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल इफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पियर, राइट। तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ठीक है। अब हमें बात करनी है दो सोलेनॉइड्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो दो सोलेनॉइड्स हम लेंगे, कोएक्सियल सोलेनॉइड है, कोएक्सियल मतलब दोनों की एक्सिस सेम है। फर्स्ट सपोज करें प्राइमरी कॉइल ये वाली है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी आईपी, ठीक है। कोएक्सियल है मतलब इसी के ऊपर वाउंड की हुई है, तो सेकेंडरी कॉइल इस तरह से है, ये सेकेंडरी कॉइल है, राइट। तो आईपी हो गया प्राइमरी कॉइल का करंट, फ्लक्स लिंक होगा सेकेंडरी कॉइल में, दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालें तो सबसे पहले तो मैं सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स लिखूंगा, फाई एस फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। फाई एस की वैल्यू होगी N2 B1A। B1 क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो तो फर्स्ट कॉइल का ही होगा। B1 की वैल्यू लिखूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड, वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड, ये होगा B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू होगी म्यू नॉट, फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, सोलेनॉइड का, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। तो स्मॉल एन की जगह हम लिखेंगे कैपिटल N1 अपॉन L इंटू आई। आई क्या है यहाँ पे, आई पी है। सो इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड। तो ये यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, और फ्लक्स अपॉन फ्लक्स, ये आ गया फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। तो फर्स्ट तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ये आएगा फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल। अब हमें चाहिए एम इक्वल्स टू क्या होगा, फाई एस अपॉन आई पी। तो फाई एस की वैल्यू क्या है, फाई एस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, ये आएगा N2 B1A अपॉन आई पी। अब आप क्या वैल्यू पुट करोगे, B1 की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो B1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो N2 B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट N1 आई पी अपॉन L, ठीक है, अपॉन L है, अपॉन में आई पी भी है, अपॉन में इसका L, इस वाले का L भी आ जाएगा। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपॉन L, फिर यहाँ पर क्या बचा, और N2 आ गया, B1 आ गया, यहाँ पे बचा A, राइट। तो आई पी से आई पी तो कैंसिल हो जाएगा,
m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सोलेनॉइड। तो बिटवीन टू सोलेनॉइड, कोएक्सियल सोलेनॉइड के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू1 n1 n2 a अपॉन l। a एक आपको लिखना है, वही मैंने कहा ना आपको कहानी तो लिखनी पड़ेगी, बिना कहानी तो ये आपका जो मेन जो पार्ट है, जो आपने डेरिवेशन किया है, इसका मेन पार्ट ऑफ द डेरिवेशन यही है, बट ये मेन पार्ट बिना कहानी के, बिना उन 4 लाइनों के अधूरा है। तो डायग्राम बनते ही आपको सबसे पहले उन 4 लाइनों को, उस छोटी सी कहानी को लिखना है कि डायग्राम देखकर आपको कहानी बनानी है। क्या कहानी है बोलेंगे इसको कैसे? लेट अस कंसीडर 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, राइट? Number of turns in primary coil is N1, number of turns in secondary coil is N2, current passes through primary coil is IP and flux linked with secondary coil is phi S. Magnetic field due to primary coil is B1, जो आप लिख दोगे, ठीक है? देन आप कंटिन्यू करना, फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, फिर आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है? तो जो भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी हमने यहाँ यूज़ की उसको आपको लिखना है। N1 क्या है, N2 क्या है डायग्राम में, 2 सोलेनॉइड्स हैं, N1 N2 टर्न्स हैं, A एरिया है, L लेंथ है, जो भी आपको ये आपको लिखना है, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ कर्व शोइंग द ऑल्टरनेटिंग करंट इन LCR रेजोनेंट सर्किट विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ करंट का क्या रिलेशन है, क्या ग्राफ आता है, कैसा कर्व आता है, जिसको रेजोनेंस कर्व भी कहते हैं। आपने बनाया होगा, आपने पढ़ा होगा, रेजोनेंस कर्व हमें बनाने को बोला है। तो रेजोनेंस कर्व करंट का हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ। तो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी f, करंट हो गया i। अब फ्रीक्वेंसी f भी लिख सकते हो, ओमेगा भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है? तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये ग्राफ आता है, आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ। सबसे ज़्यादा करंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होता है? वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा नॉट। और ये करंट है आपका मैक्सिमम आई नॉट, आई मैक्स कहते हैं इसको, आई मैक्स करंट है, आई मैक्स है यहाँ पर, और ये ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर होता है। सो ड्रॉ द कर्व, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस कर्व, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट में तो हमने क्या बनवा लिया, हमसे रेजोनेंस कर्व बना दिया हमने। फिर बोला एक्सप्लेन द पॉइंट एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, मतलब हाफ पावर पॉइंट और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो हाफ पावर पॉइंट और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को इसी ग्राफ में हम पहले प्लॉट करें। ये 2 पॉइंट्स होते हैं P1 एंड P2, ठीक है? इन P1 P2 की हम बात करें तो इन P1 P2 पर जो करंट होता है वो मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है। और इन P1 P2 पर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा 1, और P2 पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ओमेगा 2, ठीक है? तो एक्सप्लेन द हाफ पावर पॉइंट, ये जो पॉइंट बोला है ये हाफ पावर पॉइंट है, हाफ पावर पॉइंट। एक्सप्लेन द हाफ पावर पॉइंट एंड हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। सो द पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, मतलब आपको डिफाइन करना है। द पॉइंट्स in resonance curve, the points in resonance curve where power becomes half of its maximum power, half of its max power, maximum power, half of its maximum power, called half power points, called half power points, ठीक है? and related frequency या correspondent या related frequencies to these points, related frequencies to these points are called half power frequencies, ठीक है? इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं,
राइट। तो ये डेफिनेशन होगी। अब फाइनली ये तो चलो ग्राफ हो गया, ग्राफ के बाद ये दो डेफिनेशन हो गई, 1.1 मार्क्स का ग्राफ होगा, हाफ a पॉइंट की डेफिनेशन है। फिर मेन 2 मार्क्स का बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ। एक ही तो डेरिवेशन था इस चैप्टर में बैंडविड्थ का, तो बैंडविड्थ का डेरिवेशन हमें यहाँ पे मतलब बैंडविड्थ आपको डिराइव करना है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है आपको पता है, डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। तो देखो यहाँ पे ये डेल्टा ओमेगा डिफरेंस है, ये भी डेल्टा ओमेगा है। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ओमेगा 2 ओमेगा नॉट से कितनी ज़्यादा है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और ओमेगा 1 ओमेगा नॉट से कितनी कम है, डेल्टा ओमेगा कम है। तो बैंडविड्थ अगर आपको चाहिए तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू होता है डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करूँगा ना तो बैंडविड्थ की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा ओमेगा, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ ये होता है, ये हमें डिराइव करना है। बैंडविड्थ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होता है, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पर पावर क्या होती है, हाफ पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम पावर का हाफ होती है, और करंट क्या होता है, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स। ठीक है, तो यहीं से हम डिफाइन करेंगे कि हाफ, ये जो बैंडविड्थ की जो वैल्यू आती है, डेरिवेशन आता है, ये कैसे आएगा। देखो अब नेक्स्ट पेज पर आ जाए, तो बैंडविड्थ का डेरिवेशन करना है, आपको पता है बैंडविड्थ की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, बैंडविड्थ इक्वल्स टू होगा 2 डेल्टा ओमेगा, और करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स। ठीक है, तो मैक्सिमम नॉर्मल करंट होता है आई, नॉर्मल जो करंट है इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपन V/Z, ये आएगा 1/√2, और मैक्स करंट जो होता है वो होता है V/R। तो V से V कैंसिल कर दें तो हमें मिला Z इक्वल्स टू क्या, √2R, राइट। और Z की वैल्यू होती है अंडर रूट में R² प्लस X² इक्वल्स टू होगा √2R। दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा R² प्लस X² इक्वल्स टू 2R²। तो आप समझेंगे यहाँ पर X² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, R² माइनस कर दें तो ये आ जाएगा R²। X² इक्वल्स टू R²। X की वैल्यू क्या होती है, X की वैल्यू होती है XL माइनस XC। ठीक है, तो X की वैल्यू XL माइनस XC होती है। चलो मैं पहले X की वैल्यू निकाल लूँ, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, प्लस माइनस R होगी। X मतलब रिएक्टेंस जो होता है XL माइनस XC। ठीक है, ये आएगा प्लस माइनस R। अब XL की वैल्यू होती है L ओमेगा, और XC की वैल्यू होती है 1/C ओमेगा, ये आया प्लस माइनस R। ठीक है, तो हमारे पास ओमेगा की दो वैल्यू हैं, एक तो है ओमेगा 2 C ओमेगा 2, ओमेगा 2 लेंगे अगर हम ओमेगा 2 ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ये आएगा प्लस R, एक इक्वेशन ये आ गया। और अगर ओमेगा 1 लेंगे तो ओमेगा 1 भी ले सकते हैं, -1/C ओमेगा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का R। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आप किसी को भी इक्वेशन को कंटिन्यू करके बैंडविड्थ को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, प्लस R वाली इक्वेशन ले रहा हूँ। मैंने क्या लिया, L ओमेगा 2 माइनस 1/C ओमेगा 2 इक्वल्स टू R प्लस का R। ठीक है, अब ओमेगा 2 आपको पता है ओमेगा नॉट से ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है, ओमेगा नॉट से कितनी ज़्यादा है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और -1/C ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा R। अब ओमेगा नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, L ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, राइट। और यहाँ पर देखो 1 अपॉन, यहाँ पे भी ओमेगा नॉट कॉमन ले लो तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है R। अब ये है L ओमेगा नॉट, यहाँ पर देखो आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है 1/√LC। तो इसको अगर मैं कंटिन्यू करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1/LC होता है। और मैं इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर के साथ है तो मैं L को इधर लिख दूं, और ओमेगा नॉट दो बार है तो एक बार मैं C के साथ लिखता हूं, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो L ओमेगा नॉट, L को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, L ओमेगा नॉट और C है ओमेगा नॉट, इधर आ जाएगा तो 1/C ओमेगा नॉट। ठीक है,
तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें मेरे पास एक रिलेशन मिला कि एल ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 1/c ओमेगा नॉट, या 1/c ओमेगा नॉट क्या होगा एल ओमेगा नॉट। तो मेरे पास एक एल ओमेगा नॉट यहाँ पे था, यहाँ पे लिखा हुआ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ध्यान से देखना, माइनस 1/c ओमेगा नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ एल ओमेगा नॉट, लिख दिया। और यहाँ पर ये अपॉन में था, इसको मैं ऊपर ले आऊँगा तो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट की पावर हो जाएगी -1। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओगे पावर क्या हो जाएगी -1। ठीक है, अब एल ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन ले लूँगा और ये -1 पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। सो एल ओमेगा नॉट मैंने ले लिया कॉमन। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 1, फिर प्लस के साथ यहाँ पे आएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, और ये माइनस ये होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ठीक है, ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट है। और माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो एल ओमेगा नॉट यहाँ पर है और यहाँ पर ये दोनों का ऐड कर दोगे तो ऐड करते ही आएगा 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। और राइट हैंड साइड में चल रहा था आर, कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड साइड में आर चल रहा था तो आर ही है। अब ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल कर दो, ये 2 डेल्टा ओमेगा नॉट क्या होता है बैंडविड्थ होता है। एल को आर में डिवाइड कर दो तो 2 डेल्टा ओमेगा की जगह मैं लिख दूंगा बैंडविड्थ इसकी जगह, और इक्वल्स टू आर, और एल को मैं डिवाइड कर दूंगा, ये हो गया आर अपॉन एल। सो बैंडविड्थ इक्वल्स टू क्या आया आर अपॉन एल। तो बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन लाना था वो यही है, बैंडविड्थ इक्वल्स टू क्या होता है आर अपॉन एल। सो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के रेशियो को बोलते हैं बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ इस सर्किट का मिला हमें।